गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संघर्ष, शक्ति संचय, शक्ति वृद्धि और शक्ति प्रदर्शन। यथार्थवादी विचारक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति संघर्ष के पर्याय के रूप में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख यथार्थवादी विचारकों में मोर्गेनथाउ का नाम उल्लेखनीय है। हंस जे मोर्गेनथाउ शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे। उन्होंने अपने ग्रंथ पॉलिटिकल अमंग नेशन में यथार्थवाद के दृष्टिकोण पर विस्तार से विचार किया है। पॉलिटिकल अमंग नेशन है, उसके अंदर उनकी एक प्रसिद्ध कोटेशन है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के महत्व पर प्रकाश डालती है। मोर्गेनथाउ ने राष्ट्रीय हितों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कुंजी माना है। मोर्गेनथाउ ने कहा है कि जो केंद्र बिंदु है, वो कुंजी है, वो राष्ट्रीय हित है, जिसे केवल शक्ति के परिदृश्य में ही देखा जा सकता है। वे शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु मानते हैं। वैसे मोर्गेनथाउ से पहले भी एरिक कॉफमैन थे। उन्होंने शक्ति की दृष्टि से राज्यों के 3 लक्ष्य बताए थे: शक्ति संचय, शक्ति प्रसार और शक्ति प्रदर्शन। सभी राज्यों का जो लक्ष्य है वो शक्ति को संग्रहण करना, शक्ति का प्रसार करना और शक्ति का प्रदर्शन करना है। और इसी शक्ति संघर्ष है जो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अखाड़े में बदल देता है। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में संघर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है कि संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय समाज में समाप्त नहीं किया जा सकता। संघर्ष का जारी रहना ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सार तत्व है। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष अधिकांशतः अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शोषकमूलक व्यवस्था से दूसरे देशों पर आधिपत्य करने, उनका शोषण करने, सैनिक शक्ति के द्वारा उस पर अधिकार जमाने आदि मुद्दों को लेकर होता है। शक्ति संघर्ष है वो मोर्गेनथाउ ने शक्ति की महत्वाकांक्षा अन्य राजनीतियों के समान ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आवश्यक तौर पर शक्ति संघर्ष का रूप धारण कर लेती है। बेंथम है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को औपनिवेशों के लिए होड़ बताया था। वहीं कोबडेन व प्रोदो की मान्यता थी कि व्यापारिक संबंधों के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष की स्थिति है वो बनी रहती है। शक्ति की लालसा वो जो मानव है उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य है और इसी शक्ति की लालसा को लेकर संघर्ष की स्थिति रहती है। मोर्गेनथाउ ने जैसा कि कहा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक राजनीति की भांति शक्ति संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, शक्ति सदैव उसका तात्कालीन लक्ष्य है। मोर्गेनथाउ ने शक्ति संघर्ष के 3 आधार बताए हैं। 3 आधारों में उन्होंने बताया है वे शक्ति संघर्ष किन कारणों से होता है। तो पहला आधार है दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार में उन्होंने कहा है कि प्रत्येक देश के जो नेता हैं वो हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहते हैं और प्रत्येक राष्ट्र का हित है वो उसकी भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो परिवेश है उस पर निर्भर करता है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति और अपने प्रभाव का प्रयोग अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए करता है। दूसरा शक्ति का आधार है राजनीतिक आधार। राजनीतिक आधार में मोर्गेनथाउ के अनुसार जब हम शक्ति की चर्चा करते हैं तो हमारा तात्पर्य उस शक्ति से होता है जो मनुष्य अन्य मनुष्यों के मस्तिष्क व कार्यों के ऊपर करता है, दूसरे को प्रभावित करके जो अपना टारगेट पूरा कराते हैं वो शक्ति।
दूसरे शब्दों में हम कहें तो मोर्गेनथाउ का अर्थ है पारस्परिक संबंधों की वो कंडीशन जिसमें एक इकाई दूसरी इकाई के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करती है और नियंत्रण स्थापित करके अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवाती है। मोर्गेनथाउ राजनीतिक शक्ति की चर्चा करते हैं और राजनीतिक शक्ति को शारीरिक बल और सैनिक शक्ति से भिन्न मानते हैं। शक्ति के आधार में तीसरा तत्व है राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित के ऊपर विस्तार से कार्य चार्ल्स और अब्दुल सईद ने किया है। चार्ल्स और अब्दुल सईद ने अपनी पुस्तक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहा है कि व्यापक दीर्घकालीन और सतत उद्देश्य जिसकी सिद्धि के लिए राज्य, राष्ट्र, सरकार ये सब अपने को प्रयत्न करता हुआ पाते हैं वो राष्ट्रीय हित ही है। मोर्गेनथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित दो प्रकार के होते हैं। मोर्गेनथाउ ने दो प्रकार के राष्ट्रीय हित बताए। राष्ट्रीय हितों के दो प्रकार हैं। पहला है राष्ट्रीय हितों में दीर्घकालीन हित। दीर्घकालीन हित को मार्मिक हित भी कहा जाता है। मार्मिक हित, दीर्घकालीन हित किसी राज्य के वो हित हैं जिन पर वो राज्य कोई रियायत करने को तैयार नहीं होता, जिनकी रक्षा के लिए वह जरूरत पड़ने पर युद्ध करने को भी तैयार रहता है और वह सदा उसकी प्राथमिकता दी जाती है। और दूसरे हैं अल्पकालीन हित। अल्पकालीन हितों में वो हित हैं जो गौण महत्व के होते हैं, प्रत्येक राज्य की आकांक्षाओं में जिनकी पूर्ति तो वो बेशक चाहते हैं पर उसके संरक्षण के लिए युद्ध में नहीं उलझना चाहते और गौण हित होते हैं। तो ये राष्ट्रीय हित राजनीतिक और दार्शनिक आधार हैं। ये शक्ति संघर्ष के आधार हैं जो शक्ति के संघर्ष को बढ़ावा देते हैं। तीन चीज़ें। उसके बाद अब हम देखेंगे मोर्गेनथाउ ने विदेश नीति के 3 प्रकार बताए हैं। मोर्गेनथाउ के अनुसार हर राष्ट्र, चाहे वो गृह राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, अपने संबंधों का संचालन विशेष नीति के आधार पर करता है जिसे विदेश नीति कहा जाता है। विदेश नीति 3 प्रकार की विदेश नीतियाँ बताई हैं। वह राष्ट्र जिनकी विदेश नीति शक्ति की रक्षा का प्रयत्न करती है और उसमें परिवर्तन नहीं चाहती। उन्होंने जो शक्ति के विदेश नीति के 3 प्रकार बताए हैं उसमें पहला है शक्ति संघर्ष यथास्थिति की नीति। ये परिवर्तन नहीं चाहते। इनकी नीति है भी जो पहले पूर्व में शक्ति का बंटवारा जिन नियमों से किया गया, कोई संधि समझौते जो पॉलिसी अपनाई गई वह उसी को अपनाए रखना चाहते हैं। पॉलिटी ऑफ द स्टेटस क्यू, यथास्थिति की नीति या यथा पूर्व स्थिति की नीति, जिसमें वो जैसा है वैसे का वैसे उसे बनाए रखना चाहते हैं, यथास्थिति की नीति होती है। दूसरी विदेश नीति में मोर्गेनथाउ ने विदेश नीति का दूसरा प्रकार बताया है शक्ति संघर्ष साम्राज्यवाद। शक्ति संघर्ष साम्राज्यवाद के अंदर साम्राज्यवाद में साम्राज्यवादी नीति वह नीति है जो यथास्थिति के एकदम उल्टा है। ये उस स्थिति में परिवर्तन कर अपनी शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। वो तो शक्ति संग्रहण का प्रतिनिधित्व करती है पहले वाली यथास्थिति वाली, और साम्राज्यवाद है शक्ति वृद्धि की बात करती है। मोर्गेनथाउ के शब्दों में यथापूर्व नीति को पलटने की नीति होने के नाते साम्राज्यवाद का वास्तविक चरित्र एक नीति के रूप में उस समय सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है जब विशेष परिस्थितियों पर ध्यान दिया जाए।
साम्राज्यवादी नीति के संबंध में उन्होंने कहा भी ऐसे क्या कारण हैं। साम्राज्यवाद का अर्थ होता है एक राष्ट्र अपने क्षेत्र का विस्तार करे और दूसरे क्षेत्रों पर अधिकार कर ले। तो ऐसे क्या कारण है जिससे वो अपना साम्राज्यवाद बढ़ाता है। साम्राज्यवाद को बढ़ाने की इच्छाएं क्या है। पहला है विजयी युद्ध। इसमें कोई राष्ट्र जीत गया, जीत के बाद उसे कुछ क्षेत्र मिल गया, तो फिर उसके अंदर इच्छा होती है भाई हाँ ये तो बहुत अच्छी पॉलिसी, ऐसे करके अपने पूरे विश्व विजेता बन सकते हैं। तो ये हो गई विजयी युद्ध। और दूसरा प्रकार है इसमें पराजित युद्ध। इसमें मानो कोई युद्ध हुआ और उसके अंदर कोई राष्ट्र पराजित हो गया और उससे उसकी काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इंसल्ट हुई और वो अपने उस पराजय में उसने जो क्षेत्र खोया है उसको वापस पाने के लिए जो युद्ध करता है और उससे साम्राज्यवाद बढ़ता है। जैसे कि पहले विश्व युद्ध में 1919 के अंदर जर्मनी पराजित हुआ और फिर जर्मनी ने अपने खोए हुए क्षेत्र को पाने के लिए जो युद्ध किया, जैसे राइनलैंड पर कब्जा कर लिया हो, तो ये है पराजय के युद्ध के कारण साम्राज्यवाद। तीसरा है कमजोरी। इसके अंदर कमज़ोर राष्ट्र हैं वो अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए दूसरे राष्ट्रों पर अधिकार करते हैं और ज़्यादा शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने का तीसरा कारण है। अब मोर्गेनथाउ ने जो विदेश नीति का तीसरा प्रकार बताया है वो है शक्ति संघर्ष प्रतिष्ठा की नीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संघर्ष का तीसरा जो अंग है वो है प्रतिष्ठा की नीति। प्रतिष्ठा की नीति चाहे कितना भी बढ़कर या हास्यास्पद रूप में प्रयोग किया जाए, यह राष्ट्रों के आपसी संबंधों को उतना ही प्रभावित करती है जितना एक व्यक्ति प्रतिष्ठा के प्रति आकर्षित होता है। हर व्यक्ति चाहता है ना कि उसकी इम्पोर्टेंस हो, उसको एक खास महत्व दिया जाए। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी राष्ट्र हैं वो चाहते हैं कि जो उनके सहचर उनके साथ के दूसरे राष्ट्र हैं उसमें उनका मूल्यांकन, उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी ताकत है वो दूसरों के सामने प्रदर्शित की जाए और उनकी शक्ति, ताकत और उसकी है सभी के सामने प्रशंसा की जाए। इसी कारण शक्ति संघर्ष के तीसरे रूप में प्रतिष्ठा को अपनाया गया है। मोर्गेनथाउ के अनुसार प्रतिष्ठा की नीति की अभिव्यक्ति दो तरीकों से होती है। इसमें उन्होंने कहा कूटनीतिक और सैनिक शक्ति। कूटनीतिक के अंदर उन्होंने कहा है कूटनीतिक रस्में, जैसे कूटनीति का अर्थ होता है एक ऐसी कला जिससे एक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को दूसरों से आगे रखता है, वह कूटनीति कहलाती है। और कूटनीतिक रस्में हैं, इसमें राजदूत हैं, उनसे जुड़ी हुई कुछ विशेष रस्में हैं, उन्हें मान सम्मान दिया जाता है। उसी मान सम्मान से उस राष्ट्र की प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। इसके उदाहरण में हम एक दो उदाहरण देखेंगे। जैसे 1698 के अंदर लुई 14वें ने वेनिस जो गणराज्य था उसके राजदूत का परिचय वहाँ के राजकुमार ने करवाया। किसी राजदूत का परिचय आमतौर पर अधिकारी द्वारा करवाया जाता है। अगर राजदूत का परिचय राजकुमार या राजा के द्वारा करवाया जाए तो यह बहुत प्रतिष्ठा का विषय होता है। तो 1698 में